माँ ना होती तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। रब हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा। नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है माँ का आत्मसम्मान। बोझ समझकर बेटे ने माँ को घर से निकाल दिया, लेकिन वही बूढ़ी माँ अपने जैसी बेसहारा घर से निकाले बूढ़ों का सहारा बन गई और उसने किया गजब का कारनामा। प्रिय दोस्तों, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी को। कुंभ का मेला, चारों तरफ भारी भीड़ और उस भीड़ को चीरती हुई एक वृद्ध महिला जमुना जी दौड़ती जा रही थी और चिल्लाती जा रही थी, मेरा लल्ला कहाँ चला गया, मेरा लल्ला कहाँ चला गया। अभी तो था, कहाँ चला गया मेरा लल्ला। लेकिन लाखों की भीड़ में उनकी आवाज कहीं खो सी जाती। वहां कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। सभी को घाट पर नहाकर पुण्य कमाने की जल्दी थी। फिर जमुना जी ने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा, सफेद कमीज पहने मेरा लल्ला यहीं था, कहीं देखा है क्या। उस व्यक्ति ने ना में सर हिला दिया, लेकिन वह बूढ़ी अम्मा जमुना जी लल्ला लल्ला कहकर चिल्लाती जा रही थी। इतनी भीड़ और शोरगुल में भी उन्हें यही लग रहा था कि उनका लल्ला जहां भी होगा उनकी आवाज सुनकर दौड़ा चला आएगा। लेकिन शाम होने को आ गई। चिल्लाते चिल्लाते बेचारी जमुना जी की आवाज भी बैठ गई और थक हार कर स्वयं भी फिर फूट फूट कर रोने लगी। अरे कहाँ गया रे मेरा लल्ला, कोई तो ढूंढ निकालो मेरे लल्ले को, ठीक तो होगा ना वह। ऐसे ही हजारों सवाल सोच सोच कर उनका दिल बैठा जा रहा था। तभी भीड़ में एक पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, क्या बात हो गई अम्मा, क्यों रो रही हो। अरे न जाने कहाँ मेरा लल्ला चला गया, कुछ देर पहले तो यही मेरा हाथ पकड़े था। अम्मा, परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए, मैं लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा देता हूँ, जल्दी ही मिल जाएगा तुम्हारा लल्ला। वह पुलिस वाला जमुना जी का हाथ पकड़कर लाउड स्पीकर तक ले गया और कुर्सी आगे खिसकाता हुआ बोला, आओ अम्मा बैठ जाओ, लो थोड़ा सा पानी पी लो। बूढ़ी अम्मा जमुना जी ने तेजी से सारा पानी पी लिया और गहरी सांस भरकर बोली, बेटा बेटा मेरा लल्ला ढूंढ दो, भला होगा तेरा। ठीक है अम्मा, बताओ क्या उम्र है तुम्हारे लल्ला की। 40 वर्ष का है मेरा लल्ला। पुलिस वाला जो अपनी डायरी में सारी जानकारी लिख रहा था, वह सुनकर चौंक गया। लिखते लिखते उसकी पेन रुक गई और अपने साथी पुलिस वाले को देखने लगा। क्या हुआ बेटा, लिखो, लिखते क्यों नहीं, उसका असली नाम संजय है, प्यार से उसे लल्ला कहती हूँ। अम्मा की बात सुनकर पुलिस वाला फिर से लिखने लगा। कहाँ से हो अम्मा, तुम्हारा घर कहाँ है। अम्मा ने कहा, बेटा मेरा घर हरिपुर है, मेरे गांव का नाम हरिपुर है। पुलिस वालों ने लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा दी। एक बार नहीं कई बार, लेकिन लल्ला नहीं आया। शाम ढल चुकी थी। निराश हो चुकी जमुना जी यह सोचकर पुलिस वालों के पास दोबारा चली गईं कि एक बार फिर से अनाउंसमेंट करवा दूं। जाकर देखा तो दोनों पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे। उनकी बात सुनकर जमुना जी का कलेजा धक से कर गया। वह जोर से चिल्लाई, नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा लल्ला ऐसा नहीं हो सकता। बचपन में तो किसी भीड़ वाली जगह पर मेरी उंगली छोड़ता नहीं था मेरा लल्ला, और अब इतनी भीड़ में मुझे अकेला छोड़कर चला गया, नहीं, नहीं हो सकता। लेकिन इतना बोलते बोलते ही और वो धम से जमीन पर बैठ गईं और सोचने लगी, कहीं यह लोग सच तो नहीं बोल रहे। आए दिन बहू को हर छोटी बड़ी बात पर दखल देती थी, कहीं उसकी सजा तो नहीं मेरे बेटे ने मुझे दी। मेरे दिमाग में इतना क्यों नहीं आया कि जिस बेटे ने मेरी खांसी की दवाई नहीं लाई जाती थी, वह मुझे कुंभ का मेला घुमाने, स्नान कराने क्यों आएगा। और वो बहू जिसको मेरा रसोई में जाना भी खटकता था, घर पर रहना भी, उसकी घूरती नजरें मेरे दिल की धड़कन को तेज करने के लिए काफी थी। वो बहू मुझे घूमने आते देख इतनी खुश क्यों थी। मैं क्यों न समझ पाई कि ये सब चाल है। बूढ़ी माँ जमुना जी निराश होकर अपना सिर पकड़कर बैठ गईं और मन ही मन सोचने लगी, दोष मेरा ही था। उसके पिताजी के जाने के बाद मैंने अपना सारा घर बार
अपने बेटे के नाम कर दिया। सोचा था कि आखिर घर मेरा ही है, समय रहते ही सारा काम निपटा दूं तो अच्छा है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा अपना ही बेटा मुझे बेगाना कर देगा। सोच सोच कर जमुना जी का कलेजा मुंह को आ रहा था। रात बीतने लगी, सुबह होने को थी। सोचते सोचते बूढ़ी माँ के कानों में एक परिचित आवाज आई। क्या बात हुई सर? क्या फिर से एक बेटा अपनी माँ को भीड़ में छोड़कर चला गया? फिर पुलिस वाले ने बूढ़ी माँ की तरफ इशारा करते हुए उन्हें रैन बसेरा में छोड़ने के लिए कहा। चिल्लाते हुए बोली और अपने पैरों पर तेजी से खड़ी हो गईं। बेटा, मैं बूढ़ी जरूर हूँ, पर मैं मजबूर ना तो पहले थी ना आज हूँ। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से भय का भाव अचानक गायब हो गया। पुलिस वालों ने अम्मा को रोकने का बहुत कोशिश किया। अम्मा, ओ अम्मा सुनो ना, ओ अम्मा सुनो ना, अपने घर का पूरा पता बताओ, हम तुम्हारे बेटे को खोज कर निकालेंगे। लेकिन जमुना जी रुकी नहीं और देखते ही देखते भीड़ में गायब हो गई। उन्होंने सोचा कि जब बेटे ने ही घर से निकाल दिया तो मैं फिर उस घर का पता बताकर क्या करूंगी? वहां जाने का फिर क्या फायदा? पुलिस वाले ढूंढते रह गए, लेकिन इतनी भीड़ में उन्हें ढूंढना मुश्किल था। जमुना जी बूढ़ी जरूर थी, लेकिन उनके दिल में खुददारी आज भी जिंदा थी। वे किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। जमुना जी बस तेजी से कदम बढ़ाती जा रही थी। दिमाग में उथल पुथल मच रही थी। कहाँ जाऊं, क्या करूं? सुबह का समय था, जोर से भूख लग गई थी। देखा तो सामने चाय का ठेला था। अपने पल्लू से 100 रुपए का नोट निकालकर चाय वाले को दे देती हैं और एक कप चाय और 2 ब्रेड लेकर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। चाय पीते पीते बूढ़ी माँ अपने अतीत में गुम हो गई। उन्हें वह दिन याद आने लगा जब उनका बेटा पहली बार उनकी गोद में आया था। कैसे उसे चलना सिखाया, फिर दौड़ना, फिर देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया कि उसे अपनी माँ की जरूरत नहीं रही। ये सब ख्यालों में थी कि उनकी चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन भूख इतनी लगी थी कि वह ठंडी चाय और उनके साथ सूखे ब्रेड भी अच्छे लग रहे थे। चाय पीते पीते जमुना जी का ध्यान पेड़ पर करलव कर रहे पक्षियों पर उनकी चहचहाने की आवाज ने उनकी ओर खींचा। अम्मा ने बड़े ध्यान से देखा। एक चिड़िया अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठी थी। थोड़ी दूर उड़कर जाती थी, फिर वापस आ जाती और आकर उनसे अपनी भाषा में बात करती। शायद वह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए चिड़िया ने उसे घोंसले से धक्का दे दिया तो वह डगमगा गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उड़ने की कोशिश करने लगा और अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी और उसका बच्चा जो नया नया अभी अभी उड़ना सीखा था, अब घोंसले में आने को तैयार नहीं था। वह बस उड़ना ही चाहता था, मानो वह उसे बता रहा हो कि अब मैं अपनी देखभाल कर सकता हूँ। बूढ़ी माँ जमुना जी यह देखकर सोचने लगी कि हम भी तो अपने बच्चों को पक्षियों की तरह सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन इन पंछियों ने आज एक बात अच्छी सिखाई कि बच्चों को काबिल बनाना तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन ना तो हमें बच्चों पर आश्रित होना चाहिए और ना ही बच्चों को खुद पर आश्रित करने देना चाहिए। चलो, समय के साथ सब कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा कहकर अम्मा उठकर चल पड़ी। बहुत दूर चलते चलते वह एक जगह आकर ठहर गईं, जहां जोर जोर से आ रही आवाज ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उधर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो अपनी दुकान में चाय बनाते हुए गुस्से में चिल्लाए जा रहा था और उसके पास खड़े लड़के उसे बोल रहे थे, लाला जी, पराठे कब तक बनाएंगे? हमें कॉलेज जाने के लिए देरी हो रही है। जमुना जी ने नजर उठाकर देखा तो सामने ही एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। थोड़ी देर रुकिए, अभी बना देता हूँ। यह गधा नौकर भी धंधे के समय अपने गांव चला गया, दुकानदार ने गुस्से भरे स्वर में कहा। जमुना जी उस दुकानदार के पास जाकर बोली, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो इस बच्चों के लिए मैं पराठे बना देती हूँ। जमुना जी की बात सुनकर दुकानदार थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन फिर जमुना जी बोली, इस बच्चों को खिलाकर मुझे बहुत तृप्ति होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगी। ऐसा कहकर अम्मा ने पराठा बनाना शुरू कर दिया और बच्चों को खिलाएं। तभी आवाज आई, वाह, कितने स्वादिष्ट पराठे हैं। हमने जिंदगी में पहली बार इतने स्वादिष्ट पराठे खाए हैं, मजा आ गया। लड़कों के मुंह से तारीफ सुनकर
लाला जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे ही अम्मा जाने लगी तो लाला जी बोले, अम्मा मेरे यहाँ काम करोगी? बेटा, काम तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन जब तुम्हारा नौकर आ जाएगा तो फिर मुझे या उसे किसी एक को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तभी लाला जी ने कहा, इस बात की चिंता तुम मत करो अम्मा, मेरे पास बहुत काम है। अच्छा अम्मा, तुम रहती कहाँ हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं है बेटा। अम्मा तुम यही काम करो और रात को यहीं दुकान पर गद्दे पर सो जाना। महीने के 10,000 के साथ खाना पीना भी दूंगा और रहने के लिए सुविधा भी हो जाएगी। जमुना जी ने जब पराठे बनाना शुरू कर दिया तो जो खाता उंगलियां चाटता ही रह जाता। देखते ही देखते जमुना जी के पराठे की चर्चा पूरे विश्वविद्यालय में हो रही थी। दोपहर को छुट्टी के बाद पराठे खाने वालों की लाइन ही लग गई थी। लेकिन अम्मा के अनुभवी हाथ एक के बाद एक तेजी से पराठे सेकते जा रहे थे। आज लाला जी ने आधे दिन में ही हफ्ते भर की कमाई कर ली। अपनी मेहनत की कमाई से पेट भरकर आज अम्मा को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। विश्वविद्यालय में आने वाले बच्चों को देखकर अम्मा के मन में बार बार अपने 14 वर्ष के पोते दीपक की याद उमड़ जाती थी कि कुछ साल बाद दीपक बड़ा हो जाएगा और इसी के जैसे कॉलेज में पढ़ने आएगा। फिर अचानक एक ख्याल उनके मन को कचोटने लगा। वह सोचने लगी कि अपने पिता के साथ मुझे न पाकर दीपक कितना दुखी होगा, क्या जवाब दिया होगा मेरे बेटे ने उसे। फिर बेचारी मन ही मन प्रार्थना करती हुई, जैसा मेरे साथ हुआ वैसा मेरे बच्चों के साथ कभी ना हो। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और अम्मा के पराठों की लोकप्रियता बढ़ती गई। इतने समय में अम्मा की कॉलेज के लड़कों के साथ बहुत अच्छी जान पहचान हो गई और अम्मा जमुना जी इतनी कुशल थी कि सारा काम करते करते बच्चों के साथ बतियाती भी रहती थी। आज जब अम्मा पराठे बनाने में व्यस्त थी तो देखा सामने एक 8 साल का बच्चा उनकी ओर निहार रहा था। उनकी आंखों में उम्मीद भरी चमक थी। जमुना जी देखते ही समझ गई कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। उसने तुरंत एक पराठा प्लेट में रखकर उसे खाने को दिया। लेकिन उसी समय लाला जी पहुंच गए और अम्मा को ऐसा करते देख उन पर बरस पड़े। यह क्या लंगर खोल के रखा है, कोई भी आएगा और खाना खाएगा? यह सुनकर जमुना जी को अच्छा नहीं लगा और बोली कि मेरी पगार में से काट लेना, लेकिन मैं इन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अच्छा, अब देख लिया तो कहती है कि पगार में से काट लेना, और अगर नहीं देखता तो तुम मेरी दुकान को ही लुटा देती। लाला जी का जमुना जी को इस तरह भला बुरा कहना कॉलेज के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अम्मा की तरफ से मोर्चा संभालते हुए बच्चे बोले, तुमसे बड़ी हैं अम्मा, यह कैसी बात कर रहे हो लाला जी? लाला जी ने उन बच्चों को झिड़कते हुए बोले, नौकर है तो नौकर जैसा ही बर्ताव करूंगा ना। इतना बात सुनकर अम्मा के स्वाभिमान को ठेस लगी। वह सोचने लगी कि नौकरी तो नौकरी होती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वह अपनी मर्जी से किसी को एक पराठा तक नहीं खिला सकती। किसी की गुलामी करना तो जमुना जी अम्मा के स्वभाव में नहीं था। बस उसी समय जमुना जी ने फैसला कर लिया कि अब वह अपना काम शुरू करेंगी और अपने दम पर जिएंगी। यह सोचकर कि जो भी होगा अच्छे के लिए होता है, अम्मा ने एक चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, कॉलेज के लड़के उनके साथ थे। उन्होंने जमुना जी के रहने के लिए एक किराए पर एक कमरे का इंतजाम किया और जमुना जी के दुकान शुरू करने के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे चूल्हा, बेंच, कुर्सी आदि का भी प्रबंध किया। 3 महीने की पगार इन सब कार्यों के लिए काफी थी। जमुना जी ने अपनी मदद के लिए एक लड़के राजू को नौकरी पर रखा और अगले ही दिन से लाला जी की दुकान के सामने एक बड़े से पेड़ के नीचे छोटी सी दुकान खोल दी। कॉलेज के बच्चों ने अम्मा का दुकान पर जोर से स्वागत किया। राजू ने दुकान के पास लगे पेड़ पर एक तख्ती लटका दी जिस पर चाय और पराठों के दाम लिखे थे। अपने दुकान की हर चीज का दाम अम्मा ने लाला जी की दुकान से कम रखा था। राजू अम्मा जी की अच्छी खासी मदद कर दिया करता था। पहले दिन ही उसकी दुकान को अपार सफलता मिली और फिर लाला जी की दुकान पर सन्नाटा छा गया। उनकी आंखों में अम्मा के लिए कड़वाहट साफ साफ नजर आ रही थी। अम्मा से वैर निकालने के लिए लाला जी ने अपने पराठों का दाम आधा कर दिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि कॉलेज के बच्चे आधे दाम होने पर भी, क्योंकि जिसने एक बार जमुना जी के हाथों के पराठे का स्वाद चख लिया
वह कहीं और कैसे जा सकता था। अम्मा जी की दुकान खोले 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन सुबह जब अम्मा अपनी दुकान पर आईं तो देखा एक बेंच की 3 टांगें टूटी पड़ी हैं और लाला जी की दुकान जल्दी खुल गई थी। उनके होठों पर व्यंग भरी मुस्कान थी। अम्मा समझ गईं कि यह किसका करा धरा है, लेकिन अम्मा ने इसका भी हल निकाल दिया। उन्होंने बेंच की बची हुई एक टांग भी तोड़ दी और फिर अम्मा पराठे बनाने में जुट गईं। लाला जी मक्खियां मार रहे थे और अम्मा की दुकान की लाइन टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लाला जी के इन हरकतों को देखते हुए कॉलेज के कुछ लड़के, जो कि अम्मा के खास ग्राहक थे, छात्र संघ के मुखिया के साथ शाम को लाला जी की दुकान पर पहुंचे और बोले, क्यों बे लाला, बड़ा शौक चढ़ा है टांगे तोड़वाने का। ये शौक तो हमारे प्रधान जी को भी आता है। आइंदा ऐसी हरकत की तो तुम्हारी टांगे भी टूट जाएंगी। उसकी बातों से लाला जी के पसीने छूट गए। उस दिन के बाद से लाला जी ने अम्मा का काम बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। अम्मा का काम दिन ब दिन तरक्की की ऊंचाई छूने लगा। अम्मा की रसोई का स्वाद चखने दूर से लोग आया करते थे। बहुत वर्षों के बाद अब अम्मा के चेहरे पर चमक लौटी थी। समय बीतने लगा और अम्मा ने अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया और एटीएम कार्ड भी बनवा लिया था। कुछ समय में अम्मा ने पास की ही छोटी सी दुकान खरीद ली, जिसका नाम चाची की रसोई रखा गया, जहां दिन भर बच्चों का जमावड़ा रहता, जो खाने पीने के साथ मोबाइल में दिन भर की खबरें सुनते। अम्मा का ध्यान एक खबर ने अपनी ओर खींचा। आज एक बेटा बहू अपने 60 वर्ष की बीमार बूढ़ी माँ को मंदिर के बाहर अकेला छोड़कर चले गए। खबर में उस बूढ़ी महिला की तस्वीर छपी थी। बूढ़ी महिला की तस्वीर देखते ही जमुना जी को उसमें अपना चेहरा नजर आने लगा। क्या करेगी वो बेचारी, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी? इन सवालों ने अम्मा को घेर लिया। वह तुरंत कुछ पैसे उठाकर अपनी दुकान नौकर राजू के हवाले छोड़कर मंदिर की ओर चली, जहां जाकर पता चला कि उस बूढ़ी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां से अम्मा सरकारी अस्पताल पहुंची और उस बूढ़ी महिला की तलाश करने लगी, लेकिन वह महिला उन्हें कहीं नहीं मिली। अम्मा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक कोने में बेसुध वह वृद्धा पड़ी हुई थी। डॉक्टर से बात करके जमुना जी ने उसे बेड दिलवाया। डॉक्टर ने बताया कि वह लगातार रोती जा रही थी, कमजोरी बहुत है, इसलिए उनका ध्यान रखना होगा। अम्मा से बेहतर अपनों से बिछड़ने का गम और कौन समझ सकता था। अम्मा ने उसकी खूब सेवा की, खाने पीने दवाइयों का ध्यान रखा, पर वह महिला बहुत हैरान थी और उसने जमुना जी से पूछा, बहन तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? मेरे बेटे बहू ही मुझे छोड़कर चले गए, तुम बेगानी होकर मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो? जमुना जी ने कहा, बहन कभी मैं भी तुम्हारे जैसे स्थिति से गुजर चुकी हूँ। मेरे बेटे बहू ने भी मुझे मेले में छोड़ दिया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और आज खुद कमाकर खा रही हूँ। उसमें जो सुकून मिलता है वो सुकून मेरे बेटे के साथ रहने पर भी मुझे नहीं मिला था। उस बूढ़ी महिला का नाम निर्मला था। निर्मला ने कहा, अरे बहन, अब तो जीने की इच्छा ही नहीं रही मेरे अंदर। मैं क्या काम करूंगी? इस उम्र में मेरे अंदर ताकत ही नहीं बची। तो जमुना जी उसे फल खिलाते हुए बोली, तुम पहले ठीक तो हो जाओ, उसके बाद तुम सब कुछ कर सकती हो। क्या तुम अपनी इस बहन के साथ रहना पसंद करोगी? तो जमुना जी ने जवाब दिया, मैं अपनी हर उस बहन की मदद करना चाहती हूँ जो इस अवस्था में बेसहारा कर दी गई हैं। उस बूढ़ी महिला को फल खिलाते हुए अम्मा बोली। यह सुनकर वह वृद्धा अम्मा के साथ जाने को तैयार हो गई। पुलिस बयान लेने आई तो उस वृद्धा ने कह दिया कि मेरी बहन मुझे लेने आ गई है। उधर अम्मा ने डॉक्टर से बात करके अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ और खाने पीने की खास हिदायत दी। वृद्धा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उस वृद्धा का नाम निर्मला था। निर्मला की कहानी भी काफी हद तक जमुना जी की तरह ही थी। बेटा बहू के नज़र में वह माँ चुभने लगी थी, इसलिए माँ की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए उसका बेटा उसे मंदिर में छोड़ गया। लेकिन अब अम्मा से मिलकर निर्मला में एक नई उम्मीद का संचार हुआ। उसे लगने लगा कि वह दुनिया में अकेली नहीं, समय बदल चुका है और समय के साथ साथ उसे भी स्वाभिमान के साथ जीना शुरू करना होगा। पूरी तरह ठीक होने के बाद निर्मला अम्मा के साथ काम पर जाने लगी। अम्मा की रसोई में अचार की बहुत खपत थी, जो अम्मा बाहर से मंगवाती थी। यह देखकर निर्मला ने बताया कि वह बहुत अच्छा अचार और पापड़ बनाती है।
यह सुनकर अम्मा को बहुत खुशी हुई। राजू को पैसे देकर अचार का सारा सामान मंगवाया। निर्मला ने ढेर सारा अचार बना दिया और बच्चों को पराठे के साथ अचार दिया गया तो वे अचार की तारीफ करते नहीं थके। इसके साथ ही उन्होंने कई दुकानों पर अचार सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे आमदनी बढ़ने लगी और निर्मला में आत्मविश्वास का संचार हुआ। जल्दी ही अम्मा ने निर्मला के साथ मिलकर एक बड़ा सा घर लिया, जिसका नाम रखा हमारा अपना आशियाना। दोनों बहनों ने मिलकर एक मुहिम चला दी। कभी कभी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी ऐसा बुजुर्ग मिलता जिसे मजबूरी के कारण घर छोड़ना पड़ता या रिश्तेदारों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, उन लोगों के लिए हमारा अपना आशियाना हमेशा खुला था। धीरे धीरे उनके घर में नए सदस्य जुड़ने लगे। आचार के साथ साथ निर्मला ने पापड़ का काम भी शुरू कर दिया और सभी सदस्य मिलकर उनकी इस काम में मदद करने लगे। अम्मा को घर छोड़े हुए 7 साल हो चुके थे, लेकिन आज वह संतुष्ट थी। अपने साथ साथ वह दूसरों की जिंदगी संवारने का जरिया बन रही थी। जमुना जी और निर्मला जी दोनों बहनों ने मिलकर अपना एक नया आशियाना बनाया और उसमें भरा पूरा परिवार के साथ रहने लगी। भरा पूरा वह परिवार जिसमें बुजुर्ग लोग थे, अपनों के सताए थे, जिनका कोई घर बार नहीं था, जिनके बेटे उन पर अत्याचार करके उन्हें छोड़ दिए थे। आज वही लोग निर्मला और जमुना जी के साथ रह रहे थे और अपना खुद का काम भी कर रहे थे और उनका काम बहुत ही तरक्की कर रहा था। इस तरह उनको पैसे का भी आमदनी हो रहा था। उन बूढ़ों ने मिलकर अपने खुद के पैरों पर इस अवस्था में खड़ा होना सीखा और खुद के कमाई से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वह परिवार बहुत खुशी था। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हिम्मत तो ही वह जरिया है जो व्यक्ति को हारने नहीं देता। यदि व्यक्ति हिम्मत हार जाएगा तो उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। इस जीवन में कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपना सुझाव कमेंट में लिखिए और हाँ, हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। का जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, इस चैनल को और हाँ, हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।